हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चली होगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे थे। पेपर शुरू किया था हमने यहाँ पर 17 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 का। ठीक है, इसमें हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए थे। उससे आगे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले थे। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, जो दो पेपर थे हमारे कौन कौन से, 16 जुलाई वाले शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। बॉडी का जो मोमेंट होता है, मोमेंटम होता है, संवेग होता है, वो द्रव्यमान के होता है। ठीक है, यहाँ पर वो द्रव्यमान से किस तरीके से, जो मास होता है बॉडी का, उससे किस तरीके से यहाँ पर रिलेट करता है, वो चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर इक्वल होता है, या उसके साथ कोई यहाँ पर संबंध नहीं होता है उसका। तो बात करते हैं किस चीज़ का, मोमेंटम का। मोमेंटम यानी कि पी से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। और बात करें इसकी तो ये हमको पता है यहाँ पर क्या होता है, एम इंटू भी के बराबर होता है। यानी कि मास एंड वेलोसिटी, जो बॉडी का मास होता है और उसकी वेलोसिटी होती है, अगर उसका हम यहाँ पर गुणनफल निकाले, प्रोडक्ट निकाले हैं, तो वो किसके बराबर आता है, यहाँ पर मोमेंटम, जो बॉडी का मोमेंटम होता है उसके बराबर यहाँ पर निकल कर आता है। ये सबको पता होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, यहाँ पर उसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ये सही आंसर हमको बताया गया है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। अगला क्या पूछता है हमसे, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। दो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं, ये किससे यहाँ पर r डिस्टेंस से यहाँ पर सेपरेटेड हैं। इसका यहाँ पर मास m1 है, इसका मास यहाँ पर m2 है। और यहाँ पर उसका क्या बताना है हमें, तो उसके यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, वो किसके बराबर होती है। क्या वो इस v जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या वो -g इंटू आर अपॉन m1 इंटू m2 के बराबर होती है, या फिर v जो होता है वो किसके बराबर होता है, -g m1 m2 अपॉन r के बराबर होता है, या फिर v जो होता है g m1 m2 अपॉन r के बराबर होता है, या फिर जो v होता है वो g m1 m2 एंड यहाँ पर r से मल्टीप्लाई करके जो आता है उसके बराबर होता है। तो अगर हम बात करें जो पोटेंशियल कौन सा है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो बात करें तो किसके बराबर होती है, g m1 m2 अपॉन आर के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर क्या माइनस लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, वो होती है -g m1 m2 अपॉन आर के बराबर। जहाँ पर आर क्या है, उन दोनों की जो बॉडीज हमारे उनके बीच की यहाँ पर डिस्टेंस है। m1 फर्स्ट वन का मास है, सेकेंड वन का मास यहाँ पर क्या है, m2 है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी में हमको बोलता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमसे कहता है द रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर। और आई थिंक आपको पता ही होगा कि रिक्टर स्केल का यहाँ पर यूज क्या किया जाता है। तो सबको पता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आता है तो उसका यहाँ पर इंटेंसिटी नापने के लिए रिक्टर स्केल का यहाँ पर यूज किया जाता है। आई होप आपको ये पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द डिसलोकेशन डिफेक्ट। अगर बात करें तो हमारे सिलेबस का क्वेश्चन है नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो यहाँ पर डिसलोकेशन डिफेक्ट है, विस्थापन दोष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ विच टू वायर्स इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, बस उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है दो वायर्स का, जिसके कारण क्या होता है, कंडीशन ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जो होती है यहाँ पर अतिभारण, ओवरलोडिंग की क्या हो जाती है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। किसकी वजह से होती है, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर के मिलने से, या फिर लाइव वायर एंड अर्थ वायर के मिलने से, या फिर अर्थ वायर एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के मिलने से, या फिर यहाँ पर लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या हो जाता है, मिल जाते हैं। ठीक है, जुड़ जाते हैं कहीं पर, वो दोनों के दोनों वायर जब ये जुड़ जाते हैं तो उसके कारण कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर कंडीशन ऑफ किसकी, ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग की कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। किसकी वजह से होती है, जब लाइव वायर और कौन सा वायर, यहाँ पर न्यूट्रल वायर, ठीक है यहाँ की विद्युन्मय तार और उदासीन तार जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर ओवरलोडिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, व्हेन द वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इनेक्टेड। जो वाइल्ड लाइफ अधिनियम था, यानी कि वन्य जीव अधिनियम था, वो कब अधिनियमित किया गया, कब अधिनियमित किया गया था, 1980 में, 1976 में, 1900 या फिर 1794 में, या फिर 1972 में। तो आई थिंक ये तो जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपको आता ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है 1972 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट जो था उसको इनेक्ट कर लिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच पार्ट कनेक्ट्स दी
टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, जो मस्तिष्क के दो गोलार्ध हैं उनको कौन सा भाग यहाँ पर जोड़ता है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मस्तिष्क के दो यहाँ पर हेमिस्फीयर हैं, दो गोलार्ध हैं, उनको कौन सा भाग यहाँ पर जोड़ता है। उसका हमको ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, थैलेमस एंड सब थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस एंड कॉर्पस कोलोसम। और कॉर्पस कोलोसम देखो नाम, हिंदी में नाम देखो, महासंयोजक पिंड, ठीक है, जोड़ने वाला, महासंयोजक, संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जो कॉर्पस कैलोसम है कॉर्पस कैलोसम महासंयोजक पिंड, वो क्या करता है, मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फीयर्स को, जो दोनों गोलार्ध है, उनको यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द करंट इन एवरी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। बात करते हैं प्रतिरोधकों के जो एक श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में धारा बहती है वो कैसी होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास कोई, मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है, ये कोई सी चीज़ हो गई मेरे पास, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, इसको बनाते हैं, ज़रा ठीक से बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, आई बह रही है, धारा बह रही है, ठीक है, ये गई, तो जितनी धारा क्या होगी, यहाँ से बहेगी, इस वाले रजिस्टर से बहेगी, सीरीज में है ना, ये सीरीज में यहाँ पर कॉम्बिनेशन। अगर मैं बात करूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये कौन है, ये R3 है मेरे पास। तो यहाँ पर जितनी धारा यहाँ से बहने वाली है वो यहाँ से बहते बहते जाएगी, फिर यहाँ से भी वही धारा बहेगी, यहाँ से भी वही धारा बहती जाएगी, फिर यहाँ पर से भी और यहाँ से भी। तो उसका मान में कोई चेंज, वैल्यू में चेंज आने वाला है क्या, जो आई की वैल्यू है उसमें कोई चेंज आने वाला है नहीं, ठीक है। तो धारा तो सेम ही बहने वाली है। आई थिंक आपको ऑप्शन समझ में आ रहा होगा कि क्या हमने ऑप्शन यहाँ पर लगाना है। तो क्या कह रहा हो, प्रतिरोधकों के एक श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत परिपथ में प्रत्येक भाग में धारा, तो प्रत्येक भाग में धारा क्या होने वाली है, सेम ही रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है, रिमेन्स द सेम, समान ही रहती है, क्योंकि सब जगह से उसने सेम ही बहना है, कहीं पर ये डिवाइड नहीं हो रहा। अगर मैं बात करता है यहाँ पर यहाँ पर मैं एक और लगा देता है, क्या, एक और रजिस्टर लगा देता मैं यहाँ पे, किस चीज़ में, पैरेलल में लगा देता, तब यहाँ से धारा इधर की तरफ अलग बढ़ जाती और ऊपर की तरफ अलग बढ़ जाती। तो जब पैरेलल होगा, यहाँ पर पैरेलल होगा, वहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। बट जब केस रहेगा किस चीज़ का, सीरीज कॉम्बिनेशन का, किस चीज़ का केस रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का केस रहेगा, तो वहाँ पर जो यहाँ पर करंट की करंट रहने वाला है वो यहाँ पर सब पार्ट से सेम ही यहाँ पर प्रवाहित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस वाटर हार्वेस्टिंग इज कंपलसरी इन ऑल द इस्टेब्लिशमेंट। जो सभी प्रतिष्ठान होंगे, जहाँ भी जो भी चीज़ें यहाँ पर बनने वाली है, नए नए बिल्डिंग्स बनेंगे, ठीक है, वहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा जो यहाँ पर स्टेट था उसने अनाउंस किया कि वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी रहेगी, यहाँ पर जो जल संचयन रहेगा वो यहाँ पर कंपलसरी अनिवार्य रहेगा। कौन सा वो स्टेट था, तो बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 की, तो तमिलनाडु था, या फिर केरल था, या फिर महाराष्ट्र था, या फिर असम था। तो हम सभी को पता है जो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु है उसने ये चीज़ यहाँ पर की थी, ठीक है। तो तमिलनाडु ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है, सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स, यानी कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में क्या बना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी हमने ऐड करी, सिलिकॉन में क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी यहाँ पर ऐड की, उससे क्या यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, क्या बनता है, किस चीज़ का निर्माण करता है इंसुलेटर का निर्माण करता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है, या फिर कंडक्टर का निर्माण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमको बताना है। आपको बता दें कि जो सिलिकॉन होता है, आई थिंक आपको इसकी वैलेंसी पता होगी, वैलेंसी होती है इसकी 4, ठीक है। सिलिकॉन की क्या होती है, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर बात करें इसकी वैलेंसी 4 होती है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करें, अगर यहाँ पर 2 तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, डोप कर सकते हैं। या तो हम इसमें ट्राईवेलेंट यहाँ पर जैसे मेरे पास कौन है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन से पहले एल्यूमिनियम आता है, या तो हम इसमें क्या कर दें, एल्यूमिनियम मिला दें, ठीक है, तो ट्राईवेलेंट मिला दें। या फिर दूसरा केस क्या कर दें, यहाँ पर केस नंबर 1 मेरे पास है, केस नंबर 2 है मेरे पास, क्या चीज़, यहाँ पर सिलिकॉन के बाद कौन आता है, फॉस्फोरस आता है, सिलिकॉन के बाद कौन आता है, फॉस्फोरस यहाँ पर आता है। 2 केसेज है मेरे पास, या तो मैं इसको ट्राईवेलेंट से डोप कर दूँ, या फिर मैं इसको किससे डोप कर दूँ, यहाँ पर पेंटावेलेंट से। फॉस्फोरस के 5 वैलेंसी होती है, ठीक है, यहाँ पर 5 क्या होते हैं, इसका आउटर मोस्ट से 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर पेंटावेलेंट। अगर बात करूँ मैं, या तो अगर इसको क्या कर दूँ मैं, एल्यूमिनियम से डोप कर दूँ, या फिर मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पर फॉस्फोरस से डोप। तो अगर मैं एल्यूमिनियम से इसको डोप करता हूँ तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो जो ये कहाँ
बॉन्ड्स बनाएगा वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। अब जो बॉन्ड बनाएगा वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे इसके पास, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक जगह क्या होगी, एक जगह खाली रह जाएगी, ठीक है, एक प्लेस यहाँ पर खाली रह जाने वाला है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कहेंगे, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उसको कहेंगे हम पी टाइप, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम रह जाएगा तो पी टाइप यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, पी टाइप क्या बनने वाला है, सेमीकंडक्टर बनने वाला है। जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राईवैलेंट मिलाएंगे, ट्राईवैलेंट डोपिंग करेंगे, उस टाइम पे यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने वाला है। जब मैं बात करूँगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिलानी है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी यहाँ पर मिलानी है, तो यहाँ पर बात करूँगा मैं क्या होगा, यहाँ पर फॉस्फोरस के 5 है, इसके बाद 4 है, तो ये जब बॉन्डिंग करेगा यहाँ पर बॉन्ड्स वगैरह बनाएगा तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जरूरत थी, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो वहाँ खाली पड़ा रहेगा, एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या पड़ा रहेगा, एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है चार्ज निगेटिव, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एन टाइप यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर क्या कहा जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हमने जब इम्प्योरिटी मिलाई, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच बोले या पेंटावेलेंट बोले दोनों एक ही बात होने वाली है यहाँ पर, तो आप लोग इसको देख लेना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसका यहाँ पर काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर असिस्टिंग इन क्रोमोजोम क्या है, सेग्रीगेशन या मतलब गुणसूत्र पृथक्करण में सहायता करता है, या फिर रिप्रोडक्शन प्रजनन में सहायता करता है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स या फिर युग्मक का उत्पादन करता है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों के तीनों गलत आंसर यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में तो कहीं पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, ये तीनों के तीनों किस में, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, किस चीज़ का हो जाता है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अणुओं का जो वहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, अंदर से बाहर ले जाना या फिर बाहर से अंदर ले जाना, ये सब चीज़ काम कौन करता है, प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच एक्ट प्रोवाइड्स द मेन लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो संरक्षण है किस चीज़ का, वन्य जीवों का और उनकी सुरक्षा है, उसके लिए मुख्य कानूनी ढांचा कौन प्रदान करता है, यहाँ पर कौन प्रदान करता है, क्या वाटर एक्ट प्रदान करता है, एनवायरमेंट एक्ट 1980 या फिर एयर एक्ट 1986 या फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। तो आई थिंक आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 जो है, वन्य जीव अधिनियम 1972 जो है, ये क्या करता है यहाँ पर, जो कंजर्वेशन है, प्रोटेक्शन है, किसको, वाइल्ड लाइफ को, वो प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यानी कि लोटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, लोटिक का मतलब होता है जो सतत रूप से बहता रहता है, यानी कॉन्टिन्यूसली बहता रहता है, कॉन्टिन्यूसली बहता रहता है ठीक है। ऐसा कौन सा यहाँ पर पारितंत्र है, फ्रेश वाटर यानी कि अलवण जल लिया, फ्रेश वाटर यार, ठीक है फ्रेश वाटर मतलब जो खारा नहीं रहता, ठीक है, नदी का पानी ही खारा नहीं रहेगा, पूल्स भी रहेंगे, कोई कोई पूल होते हैं, जैसे कोई तालाब होते हैं, खारा पानी वाले तालाब नहीं होते हैं, बट हमको साथ में कंडीशन क्या है, जो सतत बहता रहे, कॉन्टिन्यूसली बहता रहे, वो भी हमको यहाँ पर देखना है। तो तालाब में पानी तो सतत रूप से बहता नहीं है, कॉन्टिन्यूसली बहता नहीं है यहाँ पर, तो हम कौन सा ऑप्शन लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी, रिवर जो होती है वो लगा लेंगे। देखो स्वयं क्या होता है, स्वयं मतलब कि कहीं पर जैसे जल भराव हो जाता है अपने आप, ठीक है, कहीं पर अगर अपने आप जल भराव हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्वयं कहा जाता है। पूल तालाब पता है, दलदल पता है, दलदल में पानी बहता हुआ नहीं रहता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर। पर्यावरण के अनुकूल कौन सा व्यवहार नहीं है, क्या हमको एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना चाहिए, या फिर अपने जो पर्सनल व्हीकल है, निजी वाहन, उनका उपयोग करना चाहिए, या फिर टेकिंग स्टेप सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। सीढ़ियों के उपयोग करने से क्या कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली पर्यावरण को। क्या एलईडी बल्ब पे अगर स्विच हो जाए हम तो हमारे लिए सही है, क्योंकि कम एनर्जी यूज होगी, कम एनर्जी यूज़ करेंगे एलईडी बल्ब तो हमारे लिए बढ़िया है, तो ये पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे अगर हम, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं अपने प्राइवेट वाहन में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, 10 लोग अपने 10 कार लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूल का कंजप्शन होगा नहीं होगा। अगर वही 10 लोग एक
पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो हमको एक ही बस में जाने को मिल जाएगा सबको, तो वहाँ पर क्या होगा, फ्यूल कंजप्शन कम होगा, तो वो पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, यूजिंग पर्सनल व्हीकल, तो ये हमारे लिए क्या है, प्रतिकूल, ये अनुकूल नहीं है, किस चीज़ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अनुकूल नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब विराम अवस्था में कोई द्रव, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो क्षैतिज बल है, क्षैतिज बल मतलब जैसे ये बूंद है, इस पे इधर से इधर की तरफ कोई क्या लग रहा है, ये इस पे क्षैतिज बल लग रहा है, इनका परिणामी मान क्या होगा। तो हमको पता है कि जब कोई चीज़ रेस्ट में है तो परिणामी बल क्या होगा, क्षैतिज परिणामी बल क्या होगा, जीरो होगा। ऊपर से तो बल लग रहा है, तो वो क्या करके रखेगा उसको, जैसे तुमने क्या हुआ तुमने किसी चूहे को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, चूहे के ऊपर हाथ रखा हुआ तुमने, उसको जाने नहीं दे रहे इधर उधर से, तो ऊपर से तो तुमने उस पर बल लगा रखा है ना, ऊपर से तो बल लगा रखा है, ठीक है। लेकिन क्या अगर बात करें इधर उधर से, तो वहाँ पर क्या होगा, उस इधर उधर का बल जो है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, इधर उधर का बल यहाँ पर जीरो हो जाने वाला है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा, किस चीज़ पे हो, रेस्ट पे, ठीक है, किस चीज़ पे है, रेस्ट पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारे पास सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास सही हो जाने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पर रेस्ट पे है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज यूज्ड बाय पी प्लांट्स, यानी कि जो मटर का पौधा होता है वो कौन से पार्ट का यहाँ पर यूज करता है, किस चीज़ के लिए, क्लाइम करने के लिए, कहाँ पर किसी और जो पौधे या उसके जो यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, बात करें जैसे मटर का पौधा होता है, यहाँ पर आपने उसके सामने कोई लकड़ी लगा दी, लकड़ी का एक गाड़ दिया सामने से उसके, यहाँ पर मटर का पौधा है, तो मटर का पौधा क्या करेगा, यहाँ पर इस पे इस तरीके से लिपट लिपट के लिपट लिपट के लिपट लिपट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, लिपट के ऊपर तक चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। तो किसकी मदद से जाता हो, जाइलम की मदद से जाता है, टेंड्रिल्स की मदद से जाता है, फ्लोएम की मदद से जाता है, या फिर लिम्फ की मदद से यहाँ पर जाता है। तो आपको पता होगा कि जो टेंड्रिल्स यानी कि बेल होते हैं, उस पर बेल रहते हैं और उन बेल की मदद से यहाँ पर चढ़ के पूरा बाड़ों पे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर फेंसेस पे चढ़ के ऊपर की तरफ, पौधे या फेंसेस पे चढ़ के ऊपर की तरफ चला जाता है। वो किसकी वजह से जाता है, टेंड्रिल्स या फिर बेल की वजह से जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन कौन सा यहाँ पर है गैर जीवाश्म ईंधन कौन सा यहाँ पर, नॉन फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, कोयला जो है वो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जो है वो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आपको पता होंगी पहले से। अगर बात करें जो न्यूक्लियर यहाँ पर क्या है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है पर ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो यहाँ पर क्या नहीं है, एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, वो किस चीज़ का है, गैर जीवाश्म ईंधन का यहाँ पर उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिसिपिटेशन, यानी कि अवक्षेपण है। अवक्षेपण कौन सा है, अवक्षेपण क्या होता है, जब क्या कोई चीज़ें मिल जाती हैं और क्या हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, कोई चीज़ें मिलकर नीचे बैठ जाएंगी। जैसे ऊपर क्या है हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, आसमान में वाटर वेपर बन के जाता है और वो बाद में क्या होते हैं, एक सामने आ जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन के बाद वो नीचे बैठ जाएंगे, कंडेंसेशन के बाद नीचे बैठ जाएंगे, उनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, उसके बाद वो बरस जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें किस चीज़ की, रेनफॉल की। जो रेनफॉल है वो क्या है, एक प्रेसिपिटेशन है। रेनफॉल क्या है, एक अवक्षेपण है। बात समझ में आती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास है सही आंसर हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो होती है वो एक प्रेसिपिटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ कैटलिस्ट इज यूज्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आई थिंक मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। जैसे A प्लस बी था हमारे पास और ये C प्लस डी में यहाँ पर चेंज होता है, और साथ ही साथ जो C प्लस डी है वो A प्लस बी में भी यहाँ पर कन्वर्ट होता रहता है। इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर हमसे क्या पूछा गया उसने, कि हमने यहाँ पर क्या किया, कैटलिस्ट का यूज़ किया, कैटलिस्ट का यूज कर दिया हमने। तो ये कैटलिस्ट करता क्या है, हमको पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जब रिएक्शन क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है इधर की तरफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके,
यहाँ पर जितने यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं इधर की तरफ प्रोडक्ट की तरफ, उतने ही रिएक्टेंट की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएं, उस टाइम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन सेम नहीं होता है, उसका रेट सेम होता है। यानी कि अगर चार मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं तो चार मॉलिक्यूल्स वहाँ पर इधर की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हम कहेंगे वहाँ पर कि दोनों के दोनों किस चीज़ में, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर होता क्या है, इक्विलिब्रियम इज अटेंड मोर क्विकली, इक्विलिब्रियम जल्दी प्राप्त हो जाता है, या फिर द बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स फास्टर, जो यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है, या फिर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है, फॉरवर्ड मतलब इधर की तरफ फास्ट हो जाती है, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल गलत हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाती है भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। बैकवर्ड रिएक्शन जो है फास्ट हो जाती है भी गलत ऑप्शन है। अगर बात करें इक्विली यहाँ पर कैटलिस्ट, तो यहाँ पर कैटलिस्ट जो इफेक्ट करता है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो उत्प्रेरक का प्रभाव होता है वो किस चीज़ पे होता है, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। मतलब इसका क्या हुआ कि रिएक्शन को रेट को बढ़ा तो देता है, यानी कि उसके इक्विलिब्रियम तक पहुँचने का टाइम कम कर देता है। क्या बात समझ में आई? कभी भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो उसमें जब भी क्या होगा, यहाँ पर कैटलिस्ट यूज किया जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका जो इक्विलिब्रियम में पहुँचने का टाइम था, अगर वो 10 मिनट था, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इक्विलिब्रियम पे 10 मिनट में पहुंच रहा था तो वो उसको 2 सेकंड में पहुंचा देगा। ठीक है, कैटलिस्ट क्या काम करता है, उसके जो इक्विलिब्रियम में पहुंचने का टाइम है उसको कम कर देता है, यानी कि उसका रेट बढ़ा देता है। ठीक है, वहां पर क्या करता है, उसका रेट बढ़ा देता है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, इक्विलिब्रियम इज अटेंड मोर क्विकली, यानी कि साम्य अवस्था जो होगी वो जल्द ही यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, question number, if the total external torque of a system of particles is zero, then the total of this, टोटल क्या है, ये कौन सा टोटल होगा, कौन सी चीज होगी, ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वो कंजर्व रहेगी। कौन सा यहाँ पर कंजर्व रहने वाली है? आपको यहाँ पर बात कर दूं मैं किस चीज़ का, टॉर्क की बात, किसने, एक्सटर्नल टॉर्क की बात। एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है? देखो आपको एक बात समझ आती होगी कि जैसे हमारे पास क्या होता है, दो तरीके के मोशन यहाँ पर होते हैं। एक तो लीनियर होता है, ठीक है, एक लीनियर मोशन होता है, एक यहाँ पर सर्कुलर मोशन होता है। एक कैसा होता है, सर्कुलर, लीनियर या फिर एंगुलर, लीनियर या फिर दूसरा सर्कुलर बोलते हैं, एंगुलर भी बात होती है यहाँ पर, एंगुलर मोशन। ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। लीनियर मोशन में हमको पता है जिस तरीके से यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर फोर्स होता है, जिस तरीके से लीनियर मोशन में यहाँ पर फोर्स होता है उसी तरह का यहाँ पर सर्कुलर मोशन में यहाँ पर क्या होता है, टॉर्क टॉर्क होता है। उसी तरीके से यहाँ पर सर्कुलर मोशन में टॉर्क होता है। ठीक है, जिस तरीके से लीनियर मोशन में यहाँ पर मोमेंटम होता है, लीनियर मोशन में यहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम होता है, पी मोमेंटम होता है, उसी तरीके से यहाँ पर सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे डिपेंड करता है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, कि जैसे यहाँ पर उसने कहा है द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इन अ सिस्टम पार्टिकल इज जीरो, तो अगर जैसे यहाँ पर क्या होता है, लीनियर मोशन में फोर्स जीरो रहता है तो उस टाइम उसका जो क्या रहता है, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जब भी सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पर जो यहाँ पर क्या रहेगा, किस चीज़ का, एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क जो रहेगा वो जब जीरो हो जाएगा तो उस टाइम यहाँ पर जो उसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो जीरो रहेगा। एंगुलर मोमेंटम जीरो कह रहा हूँ, कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट यानी कि कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, बात समझ में आती है। लीनियर मोशन में अगर फोर्स जीरो होता है तो उसका जो मोमेंटम है वो यहाँ पर कंजर्व रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। और जब सर्कुलर मोशन की बात होगी तो वहाँ पर जो ये क्या रहेगा, टॉर्क रहेगा, अगर वो जीरो होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि कंजर्व रहने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी है, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, वो यहाँ पर कंजर्व रहने वाला है, यानी कि कांस्टेंट रहने वाला है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या बात कर रहा है कि जो 50 किलोमीटर किसकी यहाँ पर ऊंचाई होने वाली है, 50 किलोमीटर की रेंज किसकी होती है, कि कौन 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। एक्सोस्फीयर होता है, मीजोपॉज होता है, मीजोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, बहिमंडल, मध्य सीमा, मध्यमंडल या फिर समताप मंडल, कौन सा यहाँ पर किसकी यहाँ पर फैलाव 50 किलोमीटर होता है। तो आपको पता हो, अगर आपने पढ़ा हो ये एटमॉस्फेयर के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, समताप मंडल होता है, इसका फैलाव होता है 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल का फैलाव होता है यहाँ पर 50 किलोमीटर तक। आई थिंक आपको ये बात समझ में आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच क्वांटिटी विल बी जीरो इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि कोई बॉडी है ये अभी रेस्ट पे है, यहाँ से चलना शुरू कर रही है, रेस्ट एंड ट्रेवल्स फॉर अ डिस्टेंस, और यहाँ से कोई डिस्टेंस तक चल गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चली गई जा रही मतलब चल रही है। ठीक है,
ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सी यहाँ पर चीज़ यहाँ पर जीरो होने वाली है, जीरो होगी। कौन सी चीज़ यहाँ पर जीरो होने वाली है जब वो रेस्ट से शुरू हुई? डिस्टेंस ट्रेवल जीरो होगा क्या? डिस्टेंस ट्रेवल जीरो बिल्कुल नहीं होने वाला। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी क्या? यहाँ से यहाँ जा रही तो एवरेज वेलोसिटी कैसे जीरो हो जाएगी? इनिशियल और फाइनल का यहाँ पर आ जाएगा बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्या, या फिर फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी? तो वो जब चली है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो जब वो स्टार्ट नहीं हुई थी, शुरू कहाँ से करा उसने? रेस्ट से शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है? रेस्ट से शुरू किया है। और रेस्ट जब बात करें हम तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? जीरो रही होगी। बात अब समझ में आ रही है? तो कौन सी चीज़ जीरो रही होगी? रेस्ट पे। रेस्ट से अगर उसने स्टार्ट किया है इसका मतलब उसका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म्स? यानी कि यहाँ पर एक डिवाइस है, कौन सा, कैसा डिवाइस है वो? इंट्रायूट्रिन डिवाइस है, जो कि गर्भ के अंदर लगाया जाता है, गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है, यानी कि अंतर्गर्भाशयी उपकरण है। वो क्या करता है? किस चीज़ के अनुपयुक्त बनाता है? गर्भाशय को आरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। किसके लिए अनुपयुक्त बनाता है? आरोपण के लिए यहाँ पर अनुपयुक्त बनाता है। और गर्भाशय के ग्रीवा को शुक्राणु के लिए प्रतिकूल बनाता है। जो सर्विक्स है उसको क्या बनाता है? होस्टाइल बनाता है। किस चीज़ के लिए? स्पर्म्स के लिए। स्पर्म्स के लिए जो यहाँ पर क्या करता है किसको? सर्विक्स को यहाँ पर बनाता है क्या? प्रतिकूल बनाता है। किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। तो वो कौन सा डिवाइस है हमको बात करनी है उसके बारे में। प्रोजेस्टास, क्या है? प्रोजेस्टासर्ट, अजीब सा नाम है, प्रोजेस्टासर्ट पढ़ लेना, पढ़ने में ही नहीं आ रहा है तो ठीक है। बी कॉपर्टी है, या फिर यहाँ पर लिपेस लूप है, या फिर यहाँ पर मल्टीलोड 375 है। इनमें से कौन सा वो डिवाइस है? तो आई थिंक आपको ये डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, जो पढ़ने में ही नहीं आ रहा, ये वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट ये वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस पर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल? इथाइलिन ग्लाइकोल का आणविक सूत्र क्या है? अब आपको यहाँ पर इसके बारे में अगर पता ही नहीं होगा इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है तो आप इसका आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है। यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल बना के दिखा देता हूँ। CH2 और ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है? जब भी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला ग्रुप हमारे पास इथाइलिन कहलाता है। और ग्लाइकोल की बात करी उसने तो OH लगे होंगे, तो ग्लाइकोल की बात अगर उसने की तो OH लगे होंगे। तो इतना ग्रुप जो होता है, इतना ग्रुप, इसको इथाइलिन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इथाइलिन कहा जाता है। और यहाँ पर इसके साथ क्या लगा हुआ है? यहाँ पर 2 OH लगे हुए हैं, 2 OH लगे हुए हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बन जाएगा ये? इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल बन चुका है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। अब गिनो जरा इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, तो C2 हो गया हमारे पास। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 6। अगर बात का ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, तो C2H6O2। C2H6O2 जो है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया है? C2H6O2 ऑप्शन नंबर डी। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? Which of the following terms refers to the number and types of organism present on earth? अर्थ यानी कि पृथ्वी पर मौजूद जीवों की संख्या और उनके प्रकार को जो टर्म यहाँ पर बताता है, इन टर्म्स में से कौन सा ऐसा टर्म है जो जीवों की संख्या, ऑर्गेनिजम्स का नंबर, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का नंबर यहाँ पर और उनके प्रकार यानी कि टाइप्स को यहाँ पर बताता है? वो कौन सा टर्म यहाँ पर है? क्या उनका नोमेनक्लेचर है? क्या उनका सिस्टमैटिक्स है? क्या उनका बायोडाइवर्सिटी है? क्या उनका क्लासिफिकेशन है? तो यहाँ पर से कौन सा टर्म, जो जैव विविधता वाला टर्म यानी कि बायोडाइवर्सिटी वाला टर्म है, वो यहाँ पर बताता है जीवों की संख्या को, बताता है उनके प्रकार को। तो यहाँ पर जीवों की संख्या और उनके प्रकार को कौन बताता है? यहाँ पर बताता है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। आई थिंक ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए हमने 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए। यहाँ पर 25 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग यहाँ पर तैयारी करते रहिए। हम यहाँ पर सारे के सारे जो पेपर हैं, पूरे के पूरे पेपर जो हुए थे वो सारे सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा सकूं। वैसे आजकल यहाँ पर टाइम मिल नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ 25 ही क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आने वाले वक्त में यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे। शायद आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करा दूँ। ठीक है, तो अगर फिर तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।